काशीपुर नाम के गांव में एक गरीब मजदूर रहा करता था जिसका नाम था सुंदर। उसके घर में उसकी पत्नी चंपा और एक बेटा और बेटी रहते थे। सुंदर दिन भर मेहनत करता था और जो भी कमाकर घर लाता था उससे उनका गुजारा चलता था। एक दिन की बात है, सुंदर को अपने काम पर जाने के लिए देर हो जाती है। चंपा, सुन जरा, कहाँ चली गई? आज मुझे पहले से ही काम पर जाने में देर हो गई और ये भी जाने कहाँ चली गई। हाँ जी, क्या बात है? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? चंपा, आज तूने मुझे उठाया नहीं, दे कितनी देर हो गई है। आज तो ठेकेदार मुझ पर बहुत गुस्सा करेगा। मैंने तो आपको सुबह ही उठा दिया था। इधर देखो जरा, आपके लिए खाना भी थाली में रखा है और आपके डिब्बे में भी रख दिया है। मैं तो बबलू को नहलाने के लिए बाहर गई, मुझे क्या पता कि आप फिर से सो जाएंगे। कल ज्यादा ही थकावट हो गई थी, इसलिए उठा ही नहीं गया। सुंदर जल्दी से तैयार होकर काम पर जाने के लिए निकल जाता है। आज वो मन ही मन ये सोचता हुआ जा रहा था कि आज तो ठेकेदार उसको बहुत गालियां देगा और उसको ये भी डर था कि कहीं उसको काम से ना निकाल दे। जाने की जल्दी में वो सड़क पर जाते हुए एक मोटरसाइकिल से टकरा गया और उसको चोट लग गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अब कैसे काम पर जाऊं? और अगर आज काम पर नहीं गया तो पैसा भी नहीं मिलेगा। और सुंदर वहीं सड़क पर बैठकर रोने लग जाता है। उधर घर पर चंपा घर के कामों में व्यस्त थी। मुन्नी बेटी, जाकर बाहर से कपड़े उठा लाना, तो बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं भीग ना जाए। अच्छा माँ, अभी लेकर आती हूँ। मुन्नी कपड़े लेने बाहर चली जाती है, तभी वो अचानक भागी हुई वापस आती है। माँ, पिताजी को चोट लग गई है, कुछ लोग उनको लेकर आ रहे हैं। चंपा कुछ बोलती उससे पहले ही गांव के दो आदमी सुंदर को घर पर ले आते हैं। सुंदर को देखकर चंपा के तो होश ही उड़ गए। वो सुंदर के पास आ जाती है। ये क्या हुआ तुम्हें? चंपा, काम पर जा रहा था तो एक स्कूटर से टकरा गया। ज्यादा चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरा पैर मुड़ गया है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। ये रास्ते में बंसी भैया और जग्गू की मदद से घर पहुँचा हूँ। जग्गू और बंसी सुंदर को घर पर छोड़कर वापस चले जाते हैं और चंपा गांव के वैद्य को बुलाने के लिए उनके पास चल देती है। थोड़ी ही देर में चंपा वैद्य को लेकर वापस घर पहुंचती है। वैद्य जी सुंदर का पैर अच्छे से देखते हैं और पैर पर लगाने के लिए दवाई दे देते हैं। देखो सुंदर, तुम्हारे पैर के अंदर की हड्डी टूट गई है, इसलिए तुम्हें अब कम से कम 1 महीना घर पर ही बैठना होगा। मैं कुछ दवाई दे रहा हूँ और यह मलहम भी, इसकी रोज मालिश करना। वैद्य जी सुंदर को सब समझाकर वहां से चले जाते हैं। वैद्य जी तो चले जाते हैं, लेकिन अब सुंदर के लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 1 महीने तक घर का चूल्हा कैसे चलेगा। अब क्या होगा चंपा? कैसे 1 महीना चलेगा हमारा? आप चिंता मत करो, कुछ तो इंतजाम हो ही जाएगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। अरे चंपा, तू अब भी भगवान पर भरोसा करने की बात कर रही है? अरे अगर भगवान हम गरीबों की ही सुनने वाला होता तो मुझे ये चोट ही क्यों लगती? सुनो जी, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या पता कोई बड़ा हादसा हो जाता और भगवान की कृपा से बस तुम्हारे पैर में ही चोट लगी है और 1 महीने में आप फिर से ठीक हो जाओगे। बातों बातों में कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चला। चंपा रात का खाना बनाती है और फिर सारा परिवार खाना खाने लगता है। खाना खाते हुए चंपा को अगले दिन की चिंता सता रही थी कि किस तरह कल का गुजारा होगा। हे भगवान, अब तो घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है। कल सुबह बच्चे क्या खाएंगे? ऐसा करती हूँ, मैं ये रोटी सुबह के लिए बचा लेती हूँ। चंपा, क्या हुआ? तू खाना खाते खाते रुक क्यों गई? बस जी, मेरा पेट भर गया। आज दिन में ज्यादा खाना खा लिया था, इसीलिए अब रात को खाया नहीं जा रहा है। ये रोटियां मैं सुबह खा लूंगी। सुंदर सब समझ जाता है कि चंपा ऐसा क्यों कर रही है। वो भी अपनी एक रोटी चंपा को दे देता है और पेट भरने की बात करता है। रात को सब सो जाते हैं, लेकिन चंपा को नींद नहीं आ रही थी। वो तो अगले दिन के बारे में सोच रही थी। मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि अगर कुछ नहीं किया तो मेरे बच्चों को भूखा रहना होगा और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। कल सुबह ही किसी काम की तलाश में चली जाऊंगी। सुबह होती है। चंपा रात की बची हुई रोटियां बच्चों और सुंदर को देकर घर से निकल जाती है किसी काम की तलाश में। दिन भर घूमने के बाद भी उसको कहीं कोई काम नहीं मिलता और वहीं दूसरी तरफ घर पर बच्चे भी अब भूख से बेहाल हो रहे थे।
पिताजी, गुड्डू रो रहा है, उसको भूख लगी है, शाम होने वाली है, सुबह की बस एक ही रोटी खाई है। सुंदर बेचारे के तो मुंह से एक भी शब्द ही नहीं निकल पा रहा था। क्या करता वो अपना मुंह फेर कर रोने लगता है। हे भगवान, ये दिन देखने से पहले मैं मार क्यों रहे? मेरे बच्चे भूख से बेहाल है और मैं कुछ कर नहीं सकता उनके लिए। थकी हारी चंपा भी वापस आ गई थी और अपने घर की खिड़की से ये सब देख रही थी। अपने घर का ये हाल देख उसके घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। वो वापस दूसरी तरफ चलने लग जाती है। हे भगवान, मैं कैसे अपने बच्चों के सामने जाऊं खाली हाथ? वो बेचारे इस उम्मीद में होंगे कि माँ आएगी तो उनको खाना मिलेगा। और कितनी परीक्षा लेगा भगवान। चंपा चलती जा रही थी। उसको सामने एक ढाबा दिखाई देता है। वो ढाबे के मालिक के पास जाती है। साहब, मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे भूखे हैं और मेरे पति को चोट लगी हुई है, वो बिस्तर से भी नहीं उठ सकते, मेरी मदद कीजिए साहब। चल चल आगे, यहाँ तेरे जैसे रोज कितने ही आते हैं जो झूठ बोलकर पैसे लेने की कोशिश करते हैं। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे बच्चे घर पर भूख से तड़प रहे हैं। मैं आपसे भीख नहीं मांग रही साहब, बदले में मैं आपके ढाबे में कोई काम कर दूंगी साहब। मैं सब्जी बहुत अच्छी बनाती हूँ साहब, मैं कल सुबह आपके ढाबे पर काम करने के लिए आ जाऊंगी। बस आप मुझे आज रोटी और सब्जी दे दो साहब। चंपा के इस तरह बोलने पर ढाबे वाले को तरस आ जाता है और वो उसको कुछ रोटी और सब्जी दे देता है। चमन, तू जरा अपनी साइकिल पर इसका पीछा करके आ, देख ये सच बोल रही है या झूठ। ठीक है उस्ताद, अभी आपको पूरी खबर सुनाता हूँ आकर। चमन साइकिल से चंपा का पीछा करने लगता है। चंपा अपने घर में जाती है और अपने पति और बच्चों को खाना देती है। मुन्नी, गुड्डू, जल्दी आओ, देखो मैं सबके लिए गरम गरम खाना लेकर आई हूँ। चंपा, कहाँ से लाई तू ये खाना? यहीं पास में ही एक ढाबा है, उसका मालिक बहुत अच्छा है, वहीं से लेकर आई हूँ और कल से मुझे वहां पर खाना बनाने का काम भी मिल गया है। चंपा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना? अगर मैं ठीक होता तो ये नौबत तुम पर कभी नहीं आती और बच्चे भी भूखे नहीं रहते। कैसी बातें करते हैं आप भी। अब ये चोट कोई आपने जानबूझकर थोड़ी लगाई है, और बस एक ही महीने की तो बात है, फिर आप भी ठीक हो जाओगे। सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। चमन उनको खिड़की से देखता है और अपनी साइकिल वापस लेकर दुकान पर पहुंच जाता है। आ गया चमन। क्यों, वो औरत सच बोल रही थी या कोई कहानी सुना रही थी? उस्ताद, आज जो नजारा देख कर आ रहा हूँ उससे तो मेरी आंखें ही भर गई। मैंने भी बचपन में कई रातें भूखा सोकर गुजारी है। गरीब की भूख को मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। रो मत चमन, मैं भी कई रातें भूखा रहकर आज इस दुकान को खोल पाया हूँ और भगवान से रोज इस बात का शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इस काबिल बनाया कि किसी गरीब की भूख मिटा सका। रात हो जाती है। चंपा के घर पर बच्चे सो गए थे और सुंदर और चंपा आपस में बात कर रहे थे। देखना, अब सब ठीक हो जाएगा, कल से मैं उस ढाबे पर काम करूंगी और हम चैन से खाना खा सकेंगे। फिर एक महीने बाद तुम भी ठीक हो जाओगे, फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। हाँ चंपा, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपने बच्चों को भी स्कूल भेजेंगे, क्योंकि एक बात तो मेरी समझ में आ चुकी है कि यदि हमने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया तो इनका जीवन भी हमारे जैसा ही होगा। हाँ जी, सच में हम अपने बच्चों को बड़ा अफसर बनाएंगे। दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह होने पर चंपा काम पर जाने के लिए निकलने से पहले अपने बच्चों से कहती है, देखो बच्चों, मैं दोपहर को तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी, ठीक है? लेकिन माँ, क्या हम दोपहर तक भूखे रहेंगे? नहीं गुड्डू, मैं तुझे कुछ खिलाती हूँ। माँ तुम जाओ, मैं इसको कुछ खाने के लिए दे दूंगी। चंपा जानती थी कि घर में तो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ गुड्डू को बहलाने के लिए ऐसा बोल रही है। वो घर से बाहर जाने ही वाली थी कि तभी वहां पर चमन आ जाता है। बच्चों, किसी को भी दोपहर तक भूखा रहने की जरूरत नहीं है। ये लो बहन, उस साहब जी ने तुम सबके लिए खाना भेजा है और अब तुम खाने की चिंता मत करना। तुम्हारा तीनों वक्त का खाना मैं तुम्हारे घर पहुंचा दिया करूंगा। भैया, मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगी? बहन जी, हमारे साथ जी भी बहुत गरीब थे। उन्होंने रात दिन मेहनत करके वो दुकान खोली है।
जो भी मेहनती और ईमानदार होता है, हमारे उस्ताद जी जितना हो सके उसकी मदद करते हैं। उस दिन से चंपा उस ढाबे पर जाकर काम करने लगी। वो सुबह और शाम को वहां पर सब्जियां बनाकर आ जाती थी। सब उसकी बनाई सब्जी की बहुत तारीफ करते थे, तो तब से उनके बच्चे भी भूखे नहीं सोए। सब इसी तरह से चलता रहा और कुछ समय बाद सुंदर भी ठीक हो गया और उसने भी काम पर जाना शुरू कर दिया था। उन दोनों ने अपने बच्चों को भी एक सरकारी स्कूल में भर्ती करा दिया था। इस तरह अब उनका जीवन अच्छे से चलने लगा था।